मैंने कैसे सिर्फ 20 दिन में 8 से 9 केजीज़ गेन कर लिया और अब मैं उससे कैसे लूज़ करने वाली हूँ ये जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम टू डॉक्टर फिट फाइल्स। सो आई नो काफ़ी टाइम हो गया है, मैं पिछले मंथ इनफैक्ट 1 मंथ से मैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रही हूँ। मैंने हार्डली 1-2 वीडियो डाले हैं या कुछ शॉर्ट्स डाले हैं। द ट्रुथ इज़ कि ये जो 2026 का स्टार्टिंग था वो मेरे लिए काफ़ी बुरा था। मेरी लाइफ में बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से मैं कंटेंट भी नहीं बना पा रही थी, मैं क्लिनिक में भी काम नहीं कर रही थी। तो आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घर आई हुई हूँ एंड मैं काफ़ी खुश थी। मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि मेरा 2025 कितना अमेजिंग गया है एंड मैंने ये भी बोला था मैं बहुत कंसिस्टेंट रहूँगी। बट होता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती हैं तो आप सारी चीज़ें एक बैक सीट ले लेती हैं, तो कुछ वैसा ही हुआ। तो मैं 24 दिसंबर के अराउंड घर पे आई थी एंड मेरी जो मम्मी हैं उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें ब्लड प्रेशर है, उन्हें एज़मा का प्रॉब्लम है। एज़मा या अस्थमा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एज़मा बट हम नॉर्मली अस्थमा बोलते हैं। उन्हें थायराइड भी है साथ में। तो उनको दिसंबर में ही 1-2 बार एज़मा अटैक आया। उसमें क्या होता है कि आप मेडिसिन ले रहे हो एज़मा की, फिर भी आपको अचानक से एज़मा अटैक आएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसे हम SpO2 कहते हैं। तो वो उनके साथ 2-3 बार हो गया एंड मुझे याद है 1 जनवरी को भी ऐसा हुआ था एंड हम 4 से 5 बार, जो उनके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, लंग्स के डॉक्टर, हम उनके पास काफ़ी बार कंसल्ट करने गए एंड 7th एंड 8th को उनकी तबीयत वापस से काफ़ी ख़राब हो गई। 1-2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, दूसरे दिन डिस्चार्ज होके आई। फिर जो एक लास्ट टाइम अटैक आया था जो 12 जनवरी को था, तो उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बोला कि अब मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एडमिट कर लो, क्योंकि हम उनको मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई दवा नहीं है और अगर इसके बाद भी आराम नहीं हो रहा और उन्हें अटैक आ रहा है, आपको उन्हें एडमिट ही करना होगा। हम उन्हें IV मेडिसिन देंगे। IV मेडिसिन में क्या होता है कि आप इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मेडिसिन डालते हो जिससे जल्दी आराम होता है। तो जब ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अनकंट्रोल्ड एस्थमा है, जिन्हें मेडिसिन के बाद भी एस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में लास्ट रिजॉर्ट होता है कि आपको स्टेरॉइड देना होगा। स्टेरॉइड एक मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो कम कर देती है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसका मेजर साइड इफेक्ट है कि वो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है। अभी जैसा मैंने बताया कि मेरी मदर को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड ही रहता है, शुगर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है कि वो सारी मेडिसिन ले रही हैं, वो इंसुलिन पे हैं। तो डॉक्टर इसीलिए स्टेरॉइड बहुत टाइम तक अवॉइड कर रहे थे, बट जब उन्हें लगा कि अब एज़मा कंट्रोल नहीं होगा तो उन्होंने उन्हें एडमिट किया और इंजेक्शन के थ्रू स्टेरॉइड देना स्टार्ट किया। रिज़ल्ट ये था कि उनको अब आराम है, वो डिस्चार्ज हो गई हैं, बट साथ में उनका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है। जो ब्लड शुगर खाने के बाद 180 के नीचे रहना चाहिए, अराउंड 130 120, वो उनका आता है 350 360, एक बार तो 450 भी आया था। तो ये स्टेरॉइड का मेजर साइड इफेक्ट है, जब तक आप स्टेरॉइड लेते रहोगे आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा। तो फिर इन सब चक्करों में मैं, जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, हम पूरे टाइम हॉस्पिटल में ही आ जा रहे हैं। मम्मी की तबीयत नहीं सही है, इस वजह से मैंने अपनी क्लिनिक से भी छुट्टी ली। मैं तब से बॉम्बे नहीं गई, मैं सिर्फ लखनऊ में ही हूँ, तो ना मैं अपने काम पे जा रही हूँ। और इन सब में क्या होता है ना, जब आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो, आपके मदर या फादर, उनकी तबीयत नहीं सही है, आप वो एडमिट हैं, आप उस वजह से टेंशन में हो, तो क्या होता है कि डाइट पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बहुत स्ट्रेस ईट किया इस पूरे टाइम। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता भी रखा है कि मुझे इमोशनल ईटिंग की आदत है, तो जब भी मैं बहुत स्ट्रेस रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाने लगती हूँ, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। एंड लिटरली मैं 24 दिसंबर को घर आई हूँ। जब मैं घर आई थी तो मेरा वेट कुछ 67-68 था एंड जब मैंने लास्ट अपना वेट मेजर किया है 3 दिन पहले तो इट वॉज 76। तो आप कह सकते हो कि आराम से या 25 दिन या 1 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 किलो गेन कर लिया। एनीवेज़, अब मम्मी डिस्चार्ज हो गई हैं, वो घर आ गई हैं, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। और ना कहीं मम्मी की बीमारी से ये तो मुझे पहले से भी पता था, बट और ज़्यादा समझ में आ गया कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मेडिसिन काम आ सकती है, जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया है, कि किडनी ख़राब हो गई है, तो ये ऐसी बीमारियां हैं ना कि जिसमें जब तक आप सर्जरी नहीं कराओगे, जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे डॉक्टर से, तो उसमें कुछ आराम नहीं होगा। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दवा से ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल आपको हेल्प कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, PCOS है, फैटी लिवर है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये सब ऐसी बीमारी हैं जो
दवाओं से सिर्फ आपका सिम्टम जाएगा, बट अगर आप अपनी डाइट नहीं चेंज कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे हो, तो आप कितनी भी दवा ले लो वो कभी नहीं जाएगी एंड वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड यही केस मेरी मदर के साथ है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो पहले की जनरेशन है उनका एक माइंडसेट बना है कि खाने में अगर हम दाल चावल रोटी सब्ज़ी नहीं खा रहे तो वो खाना अनहेल्दी है, या दाल चावल रोटी सब्ज़ी ही सबसे हेल्दी फूड है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इंडियन खाना आप रिसर्च भी देखोगे तो ये माना गया है कि वो बहुत कार्ब हैवी है। दाल में प्रोटीन कम होता है, कार्ब ज़्यादा होता है। चावल इज़ कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट, रोटी इज़ कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट एंड ग्रीन वेजीज से आपको मिनरल्स मिलेंगे, बट वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, वो आपको प्रोटीन नहीं दे रहा। तो जब भी आपके पेरेंट्स, स्पेशली अगर वो डायबिटिक हैं या उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है और या पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस है एंड वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी ही खाते हैं, नाश्ते में रोटी सब्ज़ी, या नाश्ते में वो पोहा सेवई उपमा ये सब खा रहे हैं एंड लंच एंड डिनर में रोटी सब्ज़ी दाल चावल खा रहे हैं, तो उनकी डाइट बहुत पुअर है। इसका रिजल्ट ये मिलता है कि आपका ब्लड शुगर कभी कंट्रोल में नहीं आएगा एंड एज के साथ ये सारी बीमारियां वर्स हो जाएंगी। तो जब मैंने मम्मी में ये सारी चीज़ देखी तो मैंने डिसाइड किया कि इट्स टाइम मैं वापस से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करूँ, और मैंने अपने मम्मी की भी कंप्लीट डाइट चेंज की है। ऑल्दो ये बात और है, पेरेंट्स इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं, उन्हें ये लगता है तुम्हें नहीं पता, हम हमेशा से ये खाते हैं। भले ही मैं बोलूँ कि अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे पता है, बट वो ये चीज़ मानेंगे नहीं। बट फिर भी फोर्स कर करके मैं उनकी हैबिट्स चेंज कर रही हूँ। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपोथायरॉयड है, अगर आपको पीसीओएस है, या आपके घर पे ऐसा है कि आपके जो बड़े हैं घर पे, आपके मम्मी पापा या कोई भी रिलेटिव जिन्हें ये प्रॉब्लम है, एंड फिर भी अगर वो एक लो प्रोटीन डाइट खा रहे हैं जहाँ वो नाश्ते में उपमा पोहा ये सब खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी उनका लंच डिनर है, तो प्लीज़ उन्हें बार बार समझाएं कि दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड आगे जाके ये आपको हेल्प नहीं करेगा, आपके सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे। ये भी देखा गया कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जब वो अपनी डाइट हाई प्रोटीन लो कार्ब में चेंज कर देते हैं तो उनका जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स है ना, कि उनका ब्लड शुगर लेवल ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे तो डायबिटीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, बट वो रिमिशन में चला जाएगा। रिमिशन मतलब आपको उसका कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आप वापस से बिल्कुल हेल्दी एंड फिट रह सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंसुलिन, या ज़्यादा मेडिकेशन खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रीज़न था कि ये सारे स्ट्रेस की वजह से मैंने ओवर ईट किया, ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना भी वेट गेन कर लिया बहुत ज़्यादा। तो अब मैं वापस से अपनी डाइट स्टार्ट कर रही हूँ एंड मुझे लगा मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि मैं इतने टाइम से क्यों गायब थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। और अब जब मैंने वेट गेन कर ही लिया और मुझे लूज़ करना है, तो मैंने ये भी डिसाइड किया है कि अब मैं अपना एक डेली चैलेंज दिखाऊंगी। मैं हर एक दिन एक शॉर्ट अपलोड करूँगी जिसमें मैं ये दिखाऊंगी कि मैं आज क्या खा रही हूँ, मैंने क्या वर्कआउट किया है एंड मेरा वेट कैसे कैसे कम हो रहा है। एंड अगर आपका भी कोई सजेशन है कि नहीं आप प्रॉपर ऐसा कॉन्टेंट बनाओ या मुझे ये चीज़ जाननी है, अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है, आपको थायराइड के बारे में ज़्यादा जानना है, या फिर अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड जो मैं अपना डेली चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, आई होप वो आपको अच्छा लगे। मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए, थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि मुझे डेली शूट करना रहेगा कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं कब उठ रही हूँ। तो लेट्स सी वो कैसा टर्न आउट होता है। आपकी कोई भी सजेशन है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।